अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज सेट इन और हमने रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सब दोस्त मुझे जानते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फ़ैयाज़ कमर, प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज झांग। आपको अंदाज़ा है कि ये वेबिनार जो हैं हम खालिस्तन अपने स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के लिए और उनके स्किल्स को अपडेट करने के लिए करते हैं। तो आज पहले भी चूंकि हम इसकी सीरीज़ कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लूँगा इंट्रोडक्शन में। डॉक्टर वाजिद पीरज़ादा साहब जो एक वेल नोन वेटनेरियन है हमारी इंडस्ट्री के और हमारे एकेडमिया के, तो उनका तारुफ भी मैं ख़ुद नहीं करवाऊँगा। डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो खुद अपनी ज़बानी अपना इंट्रोडक्शन भी करवाएं और हमारे स्टूडेंट्स को इंस्पायर भी करें। तो ओवर टू डॉक्टर वाजिद पीरज़ादा साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू प्रॉफ फ़याज़ कमर, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी आपके साथ इंटरेक्ट करने की। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं किसी वक्त आपका यूएस कैंपस जो है ये विज़िट कर सकूं। कि एक रीज़न ये भी है कि शायद आपके इल्म में हो और बाकी आप के कि आई एम द ऑथर ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज to the University of Veterinary and Animal Sciences। इसकी एक लंबी जर्नी है कि ये कैसे अल्टीमेटली कल्मिनेट हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर इज एन ऑर्फन। बाहर कैफ ये एक मेरी ख्वाहिश थी और आज आपने एक वर्चुअल इंटरेक्शन की एक अपॉर्चुनिटी दी। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं जो इंस्पायरिंग वेट्स हैं उनको मैं कंग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा और कम्प्लीमेंट भी करना चाहूँगा कि उन्होंने एक नोबल प्रोफेशन ज्वाइन किया। ये दो अल्फाज जो हैं इन्हीं से हमें 1972 में देन प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज, जो कि बड़े रिनाउंड पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इरफान ने हमें ग्रीट किया था। और ये नाम जो हैं दो अल्फाज जो हैं दे आर वेरी डियर टू मी, कि ये सारी लाइफ मैंने इन्हें पैशन बना के अपने साथ लिया। व्हाट इट टेक्स टू बी कि आप इस नोबल प्रोफेशन का हिस्सा बने और इसको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाएं, उस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन मैं यहाँ शुरू में ये स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए बात करना चाहूँगा कि आपके इल्म में होगा कि वेटनरी साइंसेस जो है इसके फादर ऑफ वेटनरी मेडिसिन, जैसे कि बहुत सारी बाकी साइंसेस लाइक मेडिसिन जिसमें इब्ने सीना का आप नाम देखते हैं, एस्ट्रोनॉमी में और बाकी में, तो वेटनरी साइंसेस का जो फादर ऑफ वेटनरी मेडिसिन जिन्हें समझा जाता है वो इब्ने बेतार हैं। और ये लफ्ज़ बैतरी जो कि आज भी मुस्तमल है अरब दुनिया में वेटनरी साइंसेस के लिए, ये उसी से लिया गया है। और वेटनेरियन को वहाँ तबीब बैतरी भी कहते हैं और इसी वजह से कि ये इब्ने बेतार से लिया। वो गोल्डन ईरा था साइंस का जब मुसलमान साइंस में अपने उरूज पर थे। एक ये आप जो स्टूडेंट्स हैं आपके लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये एक नोबल प्रोफेशन है और उनके इब्ने बेतार के कामों में से एक काम जो है वो उन्होंने इक्वाइन एनाटमी पे किया है। और जब मैं यंग वेट के तौर पे फील्ड में काम कर रहा था, तो मैं जिस रूरल हॉस्पिटल में मैं काम कर रहा था वहाँ मैंने वो डिस्प्ले किया हुआ था इब्ने बेतार का, जो उन्होंने एज एन आर्किटेक्ट वो स्ट्रक्चर जो है एनाटमी का बनाया था इक्वाइन का। तो एक दफ़ा हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर आए तो वो हैरान रह गए ये जान के कि ये काम जो है ये इसका ओरिजिन क्या है। फिर आपको ये भी मालूम होगा कि अर्ली 20th सेंचुरी में जिस शख्स ने इस प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया वो जेम्स हीरियट है, जिनका असल नाम जेम्स अल्फ्रेड वाइट है। और ये 1916 से 1995 तक इनका लाइफ स्पैन है। 1905 में ये इनकी डेथ हुई है। इनका बहुत काम है जिसने बहुत से वर्ल्ड वाइड वेटनेरियन को इन्फ्लुएंस किया और मोबिलाइज किया इस नोबल प्रोफेशन को ज्वाइन करने के लिए।
डॉक्टर जेम्स हीरियट जो है वो बेस्ट सेलर हैं, और उनका बिब्लियोग्राफिक वर्क जो है दैट वाज कैरिड बाय बीबीसी, फीचर्ड बहुत सी फिल्म की सूरत में, और उनकी किताबें जो हैं बहुत मशहूर हैं, जिनमें चंद एक का नाम मैं आपको शुरू में लेता हूँ और बाद में इसका आएगा कि थिंग्स बिग एंड स्मॉल, क्रिएचर्स बिग एंड स्मॉल, इफ इट if bats can let sleeping bats lie, if only they could sleep, और बहुत सारी और बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी हैं। और जब मैंने इनकी किताब पढ़नी शुरू की, तो जब तक आप इनकी किताब छोड़ नहीं देते पढ़ते हुए, यानी ख़त्म नहीं कर लेते, तब तक आप किताब रखनी। मास्टर पीस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और ये इनकी सबसे बड़ी किताब। पढ़ने के बाद, इनका काम पढ़ने के बाद जो लर्निंग होती है कि अगर आप वेटनेरियन हैं तो आपको 3 काम करने होंगे, कि आपको एनिमल्स के साथ मोहब्बत करनी होगी, अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बनाना होगा, और तीसरा कि ये आपको आपको ये फुटप्रिंट्स जो हैं अपने प्रोफेशन में अपने काम की वजह से छोड़ने हो। तो अब इसके फॉर्मेट पे क्विकली बात करते हैं, और फिर हम इंट्रोडक्शन की तरफ आऊँगा। फॉर्मेट ये है कि जी शुरू में मैं डॉक्टर कंवर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि उस पहली स्लाइड भी दिखा दें, कि मैं एक बर्ड आई व्यू आपको देना चाहूँगा अपनी वर्चुअल जर्नी एज ए वेटनेरियन, कि जी मैंने अपना काम कैसे शुरू किया, और व्हाट इट टुक, कि जी मैं जिस मुकाम तक पहुंचा उसके लिए ये सफ़र कैसा था। जी नेक्स्ट स्लाइड जो है, मैंने ग्रेजुएशन की 1976 में, और ये गालबन डीवीएम बैच सेकंड था, जो हमारे लोग उससे पहले वो 5 इयर्स डिग्री प्रोग्राम पोस्ट मैट्रिक हुआ करता था। और लकीली इस जो क्लास थी उसमें बड़े नाम, बड़े लोग, अच्छे जो वेटनरी प्रोफेशन के लीडर्स पैदा किए। मैं चंद एक का नाम आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि पोल्ट्री में एक आइकॉनिक फिगर डॉक्टर असलम थे, अल्लाह उनकी रहमत करे, और बहुत से नाम इससे जो इस प्रोफेशन में इन्होंने काम किया। डॉक्टर साहब पिछली स्लाइड पे चलते हैं। तो ये मेरा तो ये मैंने अपना कैरियर एज ए वेटनेरियन शुरू किया लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब में, और मैंने कोई 7 साल सर्विस की। चूँकि उस ज़माने में कोई काउंसलिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो जब मुझे पहली जॉब ऑफर हुई तो वो सरगोदा में कार्रा स्टेट फार्म पे, ये फार्म था जो कि टिवाना फैमिली का था और गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किया था। लेकिन हमें उस वक्त यही बताया गया कि जी शायद ये जो फार्म का जॉब है ये इतना अच्छा नहीं है, मुश्किल है, और सॉफ्ट जो एक कंफर्ट जोन की तरफ हमने जाने के लिए एक्सटेंशन सर्विस जो है बड़ी अच्छी होती है, बिल्कुल घर के करीब। और ये मेरा ख्याल में उस किस्म की जो शुरुआत थी। इस तरह की गलतियां इंसान करता है, लेकिन इस प्रोफेशन में कुछ अचीव करने के लिए आपको अपने हैंड्स डर्टी करने पड़ते हैं। तो इसी सफ़र में आगे चल के मैं सल्तनत ऑफ ओमान में रीजनल वेटनरी ऑफिसर के तौर पे मैंने काम किया, दोफार के इलाके में, सलाला जिसे कहते हैं। और मैं पाकिस्तान का पहला वेटनेरियन था जो सल्तनत ओमान में गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना काम की बुनियाद पर अपने फुटप्रिंट्स छोड़े, और उसके बाद पाकिस्तान से वेटनेरियन ने जाना वहाँ शुरू किया। ये एक बहुत ही वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल था नया, जो उन्होंने बनाया था रॉयल फैमिली ने, जिसमें हर तरह की सहूलियात उस वक्त लेबॉर्ट्री से लेके आपकी इंसनरेशन और बाकी चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी सर्विसेज, वॉकी टाकी, आपकी मोबाइल सर्विसेज, इवन रिमोट एरिया में हेलीकॉप्टर जो है एयरफोर्स का हम यूज़ करते थे, ये सर्विसेज अवेलेबल। नेक्स्ट स्लाइड ऑप्शन। इससे पहले की एक स्लाइड है गालबन। हाँ जी, उसके बाद मैंने competitive एग्जाम उस जमाने में होता था पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल का, जो कि एपेक्स बॉडी है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम में।
और उस कम्पिटिटिव एग्जाम में मैं बैठ के यानी एज ए रिसर्च साइंटिस्ट आया पीएआरसी के अंदर। बदकिस्मती से ये ज़्यादा देर तक ये कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं चल सका और बाद में लेटरल एंट्री यानी एडहॉक पे रखा और आगे रेगुलराइज किया और प्रमोशन वगैरह का सिलसिला चलता। तो ये जो आपको मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ ये 1990 की वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में हम गिलगित में मैंने पेपर प्रेजेंट किया था। तो ये उस वक्त की एक है। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नसीम मेरे साथ है। डॉक्टर नसीम ये कॉलेज में हमसे जूनियर थे कुछ ऑलमोस्ट 6 साल, और लेकिन हमने पीआरसी में इकट्ठा काम किया और उसके बाद वो पीआरसी से कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज और उसके बाद यूनिवर्सिटी में चले। जी नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद जो आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें मेरा अगला स्टेप जो है यानी पीआरसी में एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एज ए रिसर्चर काम करते हुए फिर रिसर्च मैनेजर डायरेक्टर रिसर्च के तौर पे काम करते हुए फेडरल मिनिस्ट्री में एज ए पॉलिसी प्लानिंग में गया और वहाँ कंसल्टेंट एडवाइजर के तौर पे भी काम किया। और आखिर में मैंने अर्ली रिटायरमेंट ली वो एज ए प्रिंसिपल साइंटिस्ट जो कि मैं चीफ साइंटिस्ट के डेस्क पे काम कर चुका था और मैं यूनाइटेड नेशन में चला और वहाँ पे जहाँ जाने से पहले मैं फेडरल गवर्नमेंट में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो यूनिट था उसका मैं फाउंडर चीफ था पाकिस्तान का मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर में। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये वहाँ की नेगोशिएशन का एक सेशन जो है जिनीवा में उसमें मेरी पार्टिसिपेशन का एक सेशन। इसके बाद जो मैं यूनाइटेड नेशन में गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में वहाँ फूड सिक्योरिटी एनालिसिस यूनिट जिसे वैम कहते हैं मैं उसका पाकिस्तान का नेशनल हेड था वैम यूनिट का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में 2 टेन्योर के अंदर। और ये जो लास्ट पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें रिटायरमेंट के बाद मैंने नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर में एनजीओज में इंटरनेशनल एनजीओज के साथ काम किया जिसमें हेल्पेज इंटरनेशनल भी शामिल है जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए काम करता है। ये सारा वो काम जो है मेरा ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर में रहा है और उसकी बाद में काफ़ी कंटिन्यूएशन है। मैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और बहुत सारे अदारों के साथ मिलके जो है नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर में बाद में काम किया। वो आगे चल के मैं थोड़ी सी तफसील आपको बताऊँ। रिटायरमेंट के बाद मैंने एज ए चीफ वेट ये जू में भी काम किया। ये मेरा काम जो है ये बहरिया टाउन जू के साथ था इस्लामाबाद ऑफिस में ये यहाँ पे उनका जो है जू उसके साथ काम किया। और मैंने पहली दफ़ा जो जू के एसओपीज हैं और प्रोटोकॉल्स हैं मेडिसिन के लिए और जू मैनेजमेंट के और सस्टेनेबल जो जू प्रोडक्शन है और कंजर्वेशन उस पर ये एसओपीज डेवलप किए और प्रोटोकॉल्स डेवलप किए। जी नेक्स्ट। हाँ रिटायरमेंट के बाद एक काम ये भी होता है कि आपको अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम तलाश करना चाहिए। उसके बाद मैंने क्योंकि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कायद आज़म यूनिवर्सिटी से की थी एमफिल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में, तो कायदीन होने के नाते कायद आज़म यूनिवर्सिटी की एक टीम के साथ हमने मिल के एक टूर उज़्बेकिस्तान का अरेंज किया। तो इसमें मेरे साथ मेरी टीचर्स भी हैं और बाकी कुछ जूनियर और कुछ क्लास फेलोज वगैरह ये इस टूर में हमारे शामिल थे उज़्बेकिस्तान के। ये सारा कुछ आपको बताने का सिर्फ ये मकसद है, इसमें सेल्फ प्रेज का कोई एलिमेंट नहीं है क्योंकि सेल्फ प्रेज सेल्फ डिसेप्शन होता है। तो ये जस्ट टू गिव यू ए सेम्बलेंस कि आपको किसी मकाम पे पहुंचने के लिए कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ता है और उसमें जर्नी में क्या क्या माइलस्टोन्स आ सकते हैं। तो ये एक आई बर्ड व्यू था। आगे चल के मैं इसकी तफसील इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँ। मैंने पिछली स्लाइड में आपको कुछ लिंक्स दिए हैं। आप अगर देखना चाहेंगे तो लिंक्डइन पे फेसबुक पे और ट्विटर पे इन नामों से आप फॉलो कर सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा डिटेल्स जो हैं आपको मिलेंगी। जी डॉक्टर साहब आगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा फॉर्मेट में चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज जो नए वेट्स के लिए हैं। अच्छा उसके लिए आपको सिनेरियो सेटिंग करनी होगी। आपको देखना होगा कि आज की दुनिया में ग्लोबली भी और आप नेशनली लोकली भी आप देखेंगे
बहुत सारी चीज़ें हैं। मसलन अगर आपकी नज़रों से लेटेस्ट फूड्स सिक्योरिटी रिपोर्ट जो है, जो FAO ने जारी की है 2023 की, उसमें आप देखें तो एक बहुत बड़ा ड्राइवर जो आपको नज़र आ रहा है वो अर्बनाइजेशन का। तो आप देखेंगे कि ये ड्राइवर आपके कैरियर को किस तरह इम्प्लीमेंट करता है। यानी वो कल के जो प्रोड्यूसर थे वो आज कंज्यूमर हो जाएंगे, क्योंकि वो रूरल सेटिंग से अर्बन एरियाज में जाके मूव कर रहे हैं। उसकी इम्प्लीकेशन क्या है कि नंबर वन कि जी वहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसको इंटेंसिफाई करना पड़ेगा। मसलन अगर आप लाइफ स्टॉक फार्मिंग की बात करेंगे तो एक्सटेंसिव फार्मिंग से सेमी इंटेंसिव और इंटेंसिव फार्मिंग में जाके जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज यू हैव टू फीड मोर माउथ्स। कंज्यूमर भी आपके बढ़ गए हैं अर्बन शिफ्ट की वजह से, जो पैराडाइम शिफ्ट आ रही है, और नंबर टू की जो पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रही है उसकी वजह से भी तो ज़्यादा लोगों को खिलाने की। तो उसमें वेटनेरियन का जो रोल है वो भी चेंज हो जाता है, क्योंकि अब उसे सिर्फ जो है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस तक अपने आप को महदूद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसको से प्रोडक्शन मेडिसिन कहते हैं कि जी आपको एफिशिएंट लाइफस्टॉक प्रोडक्शन के लिए क्या कुछ करना है, उसके लिए अपने यानी जो कैरियर है उसमें एक शिफ्ट लानी पड़ेगी। तो ये एक शिफ्ट होगी जो कि हेल्थ एंड डिजीज से प्रोडक्शन मेडिसिन में, फूड सेफ्टी में जाएगी, और फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में जाएगी। क्योंकि आप एक चीज नोट यहाँ पे जो करने वाली होगी कि जहाँ इस शिफ्ट की वजह से आपके पब्लिक सेक्टर जॉब्स जो हैं, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिक्टेट्स, इकोनॉमिक कंपल्जन की वजह से आप अंडर एम्प्लॉयमेंट का शिकार होंगे। और वहाँ आपके लिए इस डार्क क्लाउड्स के अंदर एक सिल्वर लाइनिंग भी है। और सिल्वर लाइनिंग ये है कि जो वेटनरी प्रोफेशन का कैनवस है वो बहुत बढ़ता चला है। यानी आप जो वो ज़माना जहाँ पाकिस्तान में सिर्फ लार्ज एनिमल प्रैक्टिस तक पब्लिक सेक्टर के जॉब हुआ करते थे, अब प्राइवेट सेक्टर की विंडो है जो खुल चुकी है। आप ये देखते हैं कि जी फूड सेफ्टी में आपके लिए बहुत ज़्यादा विंडो है। जिस ज़माने में मैं डिप्टी एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर प्लानिंग था, उस वक्त मैंने एक NOC लेके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से मैंने ये प्रपोजल दी थी, जो कि मिनिस्ट्री लेवल पे अप्रूव भी कर ली, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न हमारे अपने जो प्रोफेशन की शॉर्ट साइटेडनेस होती है, अनफॉर्चुनेटली मतलब वो जो ड्रीम थी इट कुडंट सी दी डे लाइट। उसमें ये था कि जी आप लाइफ स्टॉक विंग को वेटनरी पब्लिक अथॉरिटी के तौर पे वहाँ चेंज करते हैं, जिसमें फूड सेफ्टी का एलिमेंट। अब आप देखें कि उसका वो ये रोल था कि जब इंटरनेशनल ट्रेड आ गया है, तो बॉर्डर कंट्रोल ऑफ डिजीजेज, इमर्जिंग डिजीजेज, और जो आजकल वन हेल्थ और इको हेल्थ की कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, उसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल हो सकता था। और जब मैं WTO का चीफ था तो मैंने एक प्रोजेक्ट में नेशनल एनिमल हेल्थ एंड प्लांट हेल्थ इंस्पेक्शन सर्विस का बना अप्रूव करवाया था, और वो 9 साल चला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे यहाँ पे होता है पुलिंग ए कार्ड बिफोर द हॉर्स, तो वहाँ पे एक इरेलीवेंट बंदे को लगा के दो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट भी ये था कि आपने डिजीज कंट्रोल को, पब्लिक हेल्थ को वहाँ पे बॉर्डर कंट्रोल पे ऑर्केस्ट्रेट करना है उस प्रोजेक्ट के जरिए, ताकि फूड सेफ्टी आपकी जो एक्सपोर्ट है उसके हवाले से, इंपोर्ट के हवाले से, ये आप मैनेज कर सकें। ये एक और विंडो जो आपके पास है। फिर आप देखते हैं कि आपके पास नेशनल जो जॉब सेक्टर है, उसके पास आज दुनिया में नौजवान बच्चे जो हैं वो ओवरसीज मूव कर रहे हैं। अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने 10,000 यानी इस वक्त उन्होंने वैकेंसीज जो आइडेंटिफाई की हैं सिर्फ फूड इंस्पेक्शन, फूड सेफ्टी सेक्टर में, तो उनके पास वेट्स नहीं है। लेकिन उसके लिए जाहिर है कि आपको अपने आप को इस तरह इक्विप करना पड़ता है कि वहाँ आप जो है स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन और क्वालिफाई करके आप लाइसेंसिंग वेट के तौर पे जा सकें, प्रैक्टिस कर सकें या फूड सेफ्टी में जा सकें। हमारे पास, आपके पास एक मेंटोर जो है हमें ट्यूटर डॉक्टर एजाज रशीद आपके साथ शेयर करते रहते हैं ये विंडो भी। नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर में और डोनर्स लाइक वर्ल्ड बैंक में आप काम करते हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, तो फूड सिक्योरिटी का सब्जेक्ट पाकिस्तान में जो पहली फूड सिक्योरिटी की रिपोर्ट है
2003 की, उसका मैं प्रिंसिपल ऑथर हूँ। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन ने, अब ये रेफरेंस बुक बन चुकी है, आप गूगल कर सकते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के ने इसे कमीशन किया था और मैंने स्टडी को लीड किया। तो उस वक्त हमने ये बताया कि पाकिस्तान जो है वो फूड इनसिक्योर हो रहा है, और लेकिन हमारी अपनी लाइन मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर जो लाइफस्टॉक की उस वक्त थी, वो ये नहीं मान रही थी। आज हमें बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान का जो ग्लोबल एक्यूट माल न्यूट्रिशन का थ्रेश होल्ड है, वो भी हम क्रॉस कर चुके हैं बच्चों के हवाले से। उनमें स्टंटिंग के इशू आ रहे हैं, उनमें जो ग्रोथ के इशू आ रहे हैं, वेस्टिंग के इशू आ रहे हैं, लेक्टेटिंग और प्रेग्नेंट मदर जो हैं उनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ रही हैं। तो वहाँ आप देखेंगे कि एक वेटनेरियन का बहुत बड़ा रोल। अब वहाँ जाके आपने अपने आप को किस तरह एडजस्ट करना है। अब मैं आपको अपना टेक देता हूँ बेस्ड ऑन माई लर्निंग, कि ये जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक कल्चर बन गया है, ये जो कि जी मास्टर्स करना है और पीएचडी करना है, ये इररेलेवेंट है सो उन लोगों के लिए जो एकेडमिया या रिसर्च में नहीं जाना चाहते। एकेडमिया और रिसर्च के अलावा जो जो लोग अपनी प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, या इन सेक्टर्स में जिनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रही है आपकी नॉलेज में, वन हेल्थ है, इको हेल्थ है, न्यूट्रिशन फूड सिक्योरिटी के है, लाइफ स्टॉक फॉर लाइवलीहुड है, इन सेक्टर्स में जाने के लिए आपको सीपीडी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट के कोर्सेज करने पड़ेंगे। जो बंदे प्रैक्टिस करने चाह रहे हैं, उनका अगर वो लेबॉर्ट्री के रेलिवेंट कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो डायग्नोस्टिक की दूसरी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो सोनोलॉजी से मुतालिक हो, लाइक ये आपका अल्ट्रासाउंड की ट्रेनिंग है, और नीच स्पेसिफिक आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इक्वाइन मेडिसिन के हवाले से जाना चाहते हैं, आप स्मॉल एनिमल पेट्स के हवाले से काम करना चाहते हैं, और या आप जू मेडिसिन की आप ट्रेनिंग, तो वो सीपीडी के कोर्सेज से आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। जब तक स्किल सेट नहीं होगा तो सिंपल ये जो एजुकेशन है ये आपको अपने कैरियर में कुछ ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। तो सीपीडी पे करना बहुत ज़रूरी है। और ये काम रोल जो है ये पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल का भी होना चाहिए था, जिसका मैं फाउंडिंग रजिस्ट्रार और सेक्रेटरी हूँ, और मैंने ही इस काउंसिल को पार्लियामेंट में डिफेंड किया था और इसका बुनियादी स्ट्रक्चर खड़ा किया और उसके बाद हैंड ओवर किया। लेकिन उसके बाद इस काम को आगे कंटिन्यू करना, आपकी डिग्रीज को एक्रेडिट करना, आपके लिए सीपीडी कोर्सेज का अरेंज करना, आपके ये जो काम है ये बेसिकली पीबीएमसी का होना चाहिए। और साथ साथ पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन को ट्रेड यूनियन की बजाय एक प्रोफेशनल बॉडी जिस तरह के एवीएम है, अमेरिकन वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन है, या वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन है, जिसे नॉलेज हब के तौर पे इस्तेमाल कर रहे, जो कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन आपकी कर सके और आपको फिर दुनिया में जाके आपको रेलिवेंट जॉब आपको मिल सके। अब इसके मैं सेक्टोरल लिंकेजेस बताना, मैंने एक आपको सेम्बलेंस तो दी है, लेकिन मैं इसके में मजीद बात करना चाहूँगा कि देखें कि लाइफ स्टॉक को हम बाज़ लोग अब देखते हैं कि बताइए इतने हमारा नेशनल हेड का साइज इतना है। ये कोई यानी एक वाइल्ड एंडाउमेंट के तौर पे आपने नहीं लेना, आपने देखना है कि जी नंबर ऑफ एनिमल्स आज के दौर में, क्योंकि रिसोर्स इकोनॉमिक्स को देखें तो एनिमल फीड के लिए कम्पीट कर रहा होता है, एनिमल स्पेस के लिए कम्पीट कर रहा होता है, एनिमल शेल्टर के लिए कम्पीट कर रहा होता है, एनिमल हेल्थ सर्विसेज के लिए कम्पीट कर रहा होता है। तो नंबर ऑफ एनिमल्स नहीं, पर यूनिट आपको प्रोडक्टिविटी आपने बढ़ानी है। तो लाइफ स्टॉक फॉर लाइवलीहुड्स, कि जी ये लाइफ स्टॉक किस तरह अंडरपिन कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है लोगों की लाइवलीहुड। तो यहाँ आपका ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर भी आता है अलॉन्ग विद डेवलपमेंट सेक्टर। जब कभी सैलाब आते हैं, ड्राउट आता है, अर्थक्वेक आता है, कोई इस तरह के जब डिजास्टर्स आते हैं, तो ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर में सबसे पहली जो चीज़ होती है वो लाइवलीहुड्स थ्रेटन होती है। तो उनकी अर्ली रिकवरी से लेके रिहेबिलिटेशन तक के जितने फेजेस हैं उसमें वेटनेरियन का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि जी वो प्रोडक्टिव एसेट्स लाइक लाइफ स्टॉक को रिहेबिलिटेट करते हैं, और उन ताकि उनकी लाइवलीहुड जो है वो स्ट्रेंथन हो सके। सिर्फ स्ट्रेंथन ही नहीं करना होता, लाइवलीहुड बेस को आपने डाइवर्सिफाई भी करना होता है वैल्यू चेन मैनेजमेंट के जरिए, वैल्यू चेन डेवलपमेंट और उसकी मैनेजमेंट के लिए। उसके लिए जो वैल्यू चेन की फाइनेंसिंग है, किस जगह पे पैसा चाहिए वैल्यू चेन डेवलपमेंट करने के लिए, ये सारे वो नए एरियाज हैं जिसको
हम देखते हैं कि जी हमारी क्रॉस यानी लिंकेजेस हैं। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज आप देखें कि जी ग्लोबली आप देखें तो वहाँ तो बहुत माइक्रो लेवल पे काम हो रहा है, लेकिन जस्ट टू गिव यू ए ब्रॉडर आइडिया कि जू मेडिसिन का एरिया है, वाइल्ड लाइफ का एरिया है, आपके पास एक्वेटिक मेडिसिन है, एग्जॉटिक मेडिसिन है, एनिमल वेलफेयर है, और फिर आजकल जो वन हेल्थ के हवाले से जूनाटिक डिजीजेज, आपको पता है मोर देन 40% डिजीजेज जो हैं वो जूनाटिक जो है एनिमल से ह्यूमन को जाती है। और एएमआर का बड़ा एक रोल है, और उसमें जो सबसे बड़ी एएमआर की जिस पे हमारी ट्रेनिंग फोकस करनी चाहिए सीपीडी के जरिए, और रेगुलर जो हमारा करिकुलम और सिलेबाई है उसके जरिए, कि जी हमें रिस्पॉन्सिबल एंटीबायोटिक यूज, जुडिशियस मेडिसिन का यूज जो है उसकी तरफ तवज्जो देनी होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि किस तरह इम्प्लीकेट कर रहा है पब्लिक हेल्थ को, और इसकी लॉन्ग लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। और वो जहाँ पब्लिक हेल्थ में हम उसका ये एस्पेक्ट देखते हैं कि वो लॉन्ग टर्म डिजीजेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसी आती है, वहाँ जब You लाइफ have स्टॉक पे located आते now. हैं तो जब आप लाइफ स्टॉक पे आते हैं तो आपको इस चीज़ का भी इल्म होना चाहिए कि यहाँ बॉटम लाइन मार्केट और इकोनॉमिक्स होती है। अगर आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस होगी, तो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन कंपेटिटिव और प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। इसलिए एएमआर का ये रोल भी हमारे सामने रहना चाहिए। फिर बॉर्डर कंट्रोल ऑफ डिजीजेज है, आज ट्रेड ओपन हो गया है, बॉर्डर्स आपके पोर्स हो गए हैं, कस्टम ड्यूटी कम हो गए हैं, बाहर से चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं, और अगर आप इंटरनली कंपेटिटिव नहीं है तो आप किसी चीज़ को बाहर आने से रोक नहीं सकते। आप देखेंगे कि अगर पोल्ट्री प्रोडक्शन की कास्ट बढ़ती है तो प्रोसेस मीट जो है वो बाहर से आना शुरू हो जाएगा, और इससे सिग्नल जाता है प्रोडक्शन सेक्टर को कि नॉट टू प्रोड्यूस एनी मोर, तो फार्मिंग सेक्टर श्रिंकेज हो जाए, श्रिंकेज हो जाए। ये सारे एस्पेक्ट एक आपको क्या मैसेज देते हैं कि आपको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। आपको मार्केट के अंदर रिसर्च करना पड़ेगा कि गैप इस वक्त किस चीज़ का है, जिसके लिए आपने अपनी पर्टिकुलर नीश के लिए आपने अपने आप को ट्रेन करना है। वो ज़माना गया कि गवर्नमेंट के जॉब को आप एम करते थे, उसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट आएगी, आपको अपना शार्पली अपने उस एरिया को फोकस करना है, उसके लिए सीपीडी करनी है, और उसके लिए अपनी एनर्जी और एफर्ट्स जो है वो यूज़ करनी है। मैंने ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर का आपको पहले बता दिया है। और ये याद रखिए कि आप जब आप स्टेटिस्टिक्स देखते हैं इस वक्त, तो विद इन एग्रीकल्चर, पहले तो लोग कहते थे कि एग्रीकल्चर इज अ मेन स्टे ऑफ इकोनॉमी, अब आप देखते हैं कि लाइफ स्टॉक जो है विद इन एग्रीकल्चर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का। लेकिन ये प्राइमरी प्रोडक्शन है में अभी हम स्टेज है, हम अभी तक वैल्यू चेन डेवलप करके इसको जो इसका रोल है उसको स्प्रिंग बोर्ड नहीं दे सके। तो जिस वक्त आप वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडेड लाइफ सेक्टर की तरफ जाएंगे तो मैनीफोल्ड इसका रोल हो जाएगा। तो आप इसको भी अपने जहन में रखिएगा। और मेरे एक मेंटोर जो हमारे पहले फाउंडर मेंबर एनिमल साइंसेज पीआरसी के थे, डॉक्टर हलीमुल हसनैन, अल्लाह ताला उन्हें हरीकर रहमत करे, वो हमें ये एक लेसन दे गए थे कि जी वेटनेरियन को थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स भी समझनी चाहिए, थोड़ी रूरल सोशियोलॉजी भी समझनी चाहिए। और मेरा मैसेज ये होगा कि अगर कोई आप होल प्रोफेशनल के तौर पे अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा नॉलेज साइकोलॉजी का, थोड़ा सा रूरल सोशियोलॉजी का और इकोनॉमिक्स का जरूर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जेम्स हीरियट को पढ़ेंगे, और पर्सनली मैंने जिंदगी में जो सीखा है जब आप फार्मर्स के साथ काम करते हैं, आगे मैं चल के आपको बता रहा हूँ कि जब एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे आप फॉर एग्जांपल डायग्नोसिस के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले प्रिजेंटिव डायग्नोसिस की स्टेज पे आपको जो काम करना होता है वो ये है कि आपको वो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखनी होती है कि ये किस सेटअप में एनिमल ग्रो कर रहा है, एनिमल की जो है रेस किए जा रहे हैं, क्या उस फार्मर की अपनी इकोनॉमिक क्या है, वो किस शेल्टर की एनवायरनमेंट में एनिमल रह रहा है, उस फैमिली का हाउस होल्ड का स्ट्रक्चर क्या है, उस आदमी की एजुकेशन क्या है। अच्छा, उससे आपको बहुत सारे जो हैं वो लीड्स मिलते हैं आपको आपके डायग्नोसिस के लिए। इसी तरह आपको जिस इकोलॉजी के अंदर डिजीज इकोलॉजी आपको एक सब्जेक्ट है कि वो किस तरह एस्टेब्लिश होता है जो पैथोजन है, तो वो जो एनवायरनमेंट है उसके सराउंडिंग माइक्रो और मैक्रो
उसको आप समझते हैं। तो उसके बाद आज के दौर में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात की जाती है, जिसमें आपने हर वो टूल इस्तेमाल करना होता है जिसमें आपके बेस्ट पॉसिबल और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक एविडेंस आपके पास होनी चाहिए। और साइंटिफिक एविडेंस से मुराद सिर्फ लैब बेस्ड एविडेंस नहीं हो, उसमें बाकी जो आपको इंफॉर्मेशन, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मसलन जो उसका वेदर कंडीशंस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे फ्लड्स आ गए हैं तो वो किस तरह डिजीज इकोलॉजी को इम्प्लीकेट करेंगे, और इस तरह की चीज़ें जो साथ 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 मेट्रोलॉजिकल डेटा है, एपिडेमियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, ये सारी साइंटिफिक एविडेंस है। ये इसको आपको इस्तेमाल करनी होती है, और इसके लिए आपको अपने आप को इक्विप करना पड़ेगा। और इस, ये इसके अलावा जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत सारी, पसंद आपके वेटनरी के आजकल देखते हैं इंटरनेशनल बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे जिसमें वेटनेरियंस की जो है सीपीडी की रही है प्राइवेट सेक्टर में, उसमें जर्नलिज्म की भी एक नीश है, उसके अंदर काउंसलिंग का भी एक सेक्टर है, उसके अंदर डे टू डे जो वेटनेरियंस को प्रॉब्लम आते हैं, मसलन वेस्ट के अंदर वेटनेरियंस के अंदर बर्नआउट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोग सुसाइड कर रहे होते हैं, उसके बहुत सारे रीजन हैं, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये सारी नई विंडोज हैं। तो आपको बाहर जाने से पहले अपने आप को इसके लिए ट्रेन करना, और विद इन दी कंट्री आपको रिसर्च करके स्कोपिंग करनी अपनी पर्टिकुलर नीश की, उसमें अपना टाइम, एनर्जी और मनी उसमें इन्वेस्ट करनी है। अगर मेरी जर्नी की तरफ आप देखेंगे तो आपको इट लुक्स लाइक इट्स मोर टर्चुअस और जिगजैग है, क्योंकि ये नीड बेस्ड थी। जो जो हमें प्रॉब्लम्स आते गए और हम उसकी बेस पे यानी आगे बढ़ते गए। मसलन मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि मैं जब कंसल्टेंट लाइफस्टॉक के तौर पर फेडरल मिनिस्ट्री में गया तो पहला टास्क मुझे दिया गया कि जी पाकिस्तान की फिश पे एक्सपोर्ट है। तो मैंने जब स्टडी किया कि क्यों बैन लगा है, तो उन्होंने देखने में पता चला कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम का कोई अदारा नया आया है, और उसके हेल्थ एंड हाइजीन के स्टैंडर्ड जो हैं वो हम नहीं फॉलो कर रहे। ये तीन लफ्ज़ मेरे लिए नए थे। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने इसमें मेहनत की, आई बिकेम दी पायनियर और फाउंडिंग चीफ था WTO यूनिट का। मेरी बहुत सारी पब्लिकेशन जिसमें कि सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मैनेजमेंट पे मैनुअल है, और उसी मैनुअल के बेस पे हमारे PRC के जो चेयरमैन थे वो जाके मेरे काम की बुनियाद पे उन्होंने जाके जो मिनिस्टीरियल मीटिंग होती है हाई लेवल की UN में पार्टिसिपेट किया। बाद में मैंने UN की मिनिस्टीरियल में भी पार्टिसिपेट किया। SPS की जो कमेटी है जिनीवा में, उसमें कई दफ़ा जाके पार्टिसिपेट किया। लेकिन वो तीन लफ्ज़ मुझे पहली दफ़ा वहाँ मैंने पढ़ा देखे। लेकिन किसी काम को सीखने के लिए आपको उसको अपने फॉलो करना पड़ता है, उसको उसके का मुतालिया करना पड़ता है। जब हम कॉलेज में निकल रहे थे तो मेरे एक प्रोफेसर थे एस्ट्रोलॉजी के, डॉक्टर अल्ताफ शेख साहब, अल्लाह ताला उनको सलामत है, जिंदा है तो जिंदगी दे। उन्होंने जाते वक्त जब उनसे पूछा गया, वो हमारे ट्यूटोरियल ग्रुप के इंचार्ज भी थे, तो हमने उन्हें अपनी लाइब्रेरी में इनवाइट किया कि जी कोई मैसेज। तो वो हमें ये उन्होंने बताया कि जी आपको हमने सिर्फ ये बताया है हाउ टू कंसल्ट अ बुक, लेकिन किताब पढ़ना बाकी है। तो ये मेरी आपसे स्टूडेंट से जो एस्पायरिंग वेट्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि किताब का दामन कभी ना छोड़िए। नए फ्रंटियर्स और अपने नॉलेज को क्रॉस फर्टिलाइज करने के लिए, जिस तरह की अभी हम बात कर रहे हैं, वन हेल्थ का, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इनका इंटरफेस डेवलप करना एनवायरनमेंट के साथ, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के एक अपना नॉलेज बेस ब्रॉड कीजिए, एंड देन हेल्प ब्रॉडन दी नॉलेज बेस जो है यानी इंटरनेशनली, कि जी आप उसमें कोई वैल्यू एडिशन आप कर सकते हैं। मेरे एक और प्रोफेसर थे डॉक्टर लतीफ़ साहब, जो कि लतीफ़ सियाना के नाम से मशहूर थे। आप बिलीव कीजिएगा कि वो भला ज़माना था। वो लाइसेंशिएट इन वेटनरी प्रैक्टिस LVP की एक डिग्री थी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की थी, उनके पास थी, लेकिन ही वॉज एन अथॉरिटी ऑन फार्मिकोलॉजी एंड मेडिसिन। और उन्होंने उनसे जब हमने ये रिक्वेस्ट की कि जी आप हमें कोई मैसेज दें, तो कितने बड़े लोग थे, कितना बड़ा उनका स्टेचर था, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर अप टू देयर मेजर। कि वो उन्होंने कहा कि जी दो चीज़ें आप याद रखें कि इंसान इज्जत के लिए और पैसे के लिए दुनिया में कोशिश करता है, एंड इफ़ यू आर प्रोफिशिएंट इन योर प्रोफेशन बोथ थिंग्स विल कम एज ए विंड फॉल, यानी ये आपके पीछे पीछे चलेंगे।
तो ये पहली जो करेंसी आपके पास होनी चाहिए वो प्रोफेशनल प्रोफिशेंसी। ये बुनियादी अगर हमारे पास करेंसी होगी तो आप एक सक्सेसफुल जो है वेटनेरियंस होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब आपको ये जो मैंने कहा कि जो एक लीड दी, तो आपको ये तीन जो डब्ल्यूज हैं उनका ख्याल करना चाहिए कि जी आपका इंटरेस्ट कहाँ सेंटर करता है। और फिर उसको कहते हैं ना, परसेवेरेंस इज ए परसेवेरेंस कमांड सक्सेस। आपको उसको कंसिस्टेंट होकर उसको फॉलो करना चाहिए, अपने गोल को, कि जी आप क्या अचीव करना चाहते हैं। और उसके लिए ये याद रखें कि हमारे वो डॉक्टर हलीमुल हसनैन साहब का फरमाना था कि जो आदमी माइनॉरिटी में होता है उसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। आप मैं मेरे अपने कैरियर में बहुत सारे जो हमारा बदकिस्मती से कल्चर है, लेग पुलिंग होती है बहुत, और आपको बोनों की दुनिया में सर्वाइव करने के लिए आप बड़े कद के साथ जी भी नहीं सकते, तो बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। लेकिन आपने इससे डिसहार्ट नहीं, आपको उसी को अपने गोल को चेस करना है। और उसकी मैं एक मिसाल दूँ कि जब मैं कॉलेज में था तो मैं वेटनरी स्टूडेंट फ्रंट का फाउंडिंग प्रेसिडेंट था। तो हमने उस वक्त ये स्ट्रगल की अपनी ग्रेड के लिए और उसके बाद पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल के लिए। और उसको चेस करते करते यानी ये वो स्टेज भी आई कि जी हमने खुद पार्लियामेंट में पीबीएमसी का बिल उसको डिफेंड किया और कॉलेज का प्रोजेक्ट अपने हाथों से लिख के उसको यूनिवर्सिटी में अपग्रेड करवाया। तो आप किसी की काम के पीछे पड़ जाए, अल्टीमेटली आप देखेंगे कि वो जो आपकी ड्रीम है दैट शैल कम ट्रू। फिर कब करना है कि ये काम किस मौके पे करना है, और वो आपका एंट्री पॉइंट आपने देखना है कि आप वक्त से पहले और वक्त के बाद नहीं, आपको राइट टाइम के पे काम करना है। तो ताकि वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, और उसको राइट टाइम पे आपको अपने आप को एंटर करना पड़ता है। मसलन आप फूड सेफ्टी में जा रहे हैं, अभी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये नया है, लोगों ने वेटनेरियन का उस तरह रोल को अप्रिशिएट नहीं किया। उसमें हमारी अपनी कोताही थी, जो जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है। बहुत पहले हमने कर देना चाहिए था, अपने डिपार्टमेंट को रीशेप करना चाहिए था। क्योंकि दुनिया में आप देखेंगे कि वेटनेरियन जो है इन्हें पब्लिक हेल्थ में, वेटनरी पब्लिक हेल्थ में अथॉरिटी समझा जाता है। आज कनाडा की फूड सिक्योरिटी की इंस्पेक्शन सर्विस हो, ये आपकी यूएसए में हो, दुनिया में जो भी सिविलाइज वर्ल्ड है, वेटनेरियन का वहाँ रोल है। तो आपको देखना है कि जी आपका एंट्री पॉइंट क्या है, कहाँ आप किस नीश की तरफ बढ़ना चाहते हैं। देन दी हाउ पार्ट ऑफ द स्टोरी, या आपने अपने आप को एक प्रोफेशनल प्रोफेशनल किस तरह बनाना है, अपने प्रोफेशन को अपना पैशन कैसे बनाना है। तो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि आपको किताब का दामन नहीं छोड़ना, अपना नॉलेज बेस बढ़ाएं, क्रॉस फर्टिलाइज करें। आप अपने आप को वो जैसे कहते हैं ना कि मैं कुएं का मेंढक नहीं, आपको उस नैरोअर विंडो के अंदर नहीं रहना, टनल व्यू के अंदर नहीं रहना। आपने पब्लिक हेल्थ के साथ क्रॉस फर्टिलाइज करना। अगर आप डीवीएम के बाद फॉर एग्जांपल ह्यूमन न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स में जाते हैं, तो आप आईएनजीओ सेक्टर में ये जो न्यूट्रिशन काम है, लैक्टेटिंग मदर और चाहे बच्चों के इश्यूज डिस्कस किए हैं, ग्लोबल माल न्यूट्रिशन के, एक्यूट माल न्यूट्रिशन के, इनकी तरफ आप जो है वो आप काम अपना काम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद स्किल सेट, यानी एक तो आईटी का हर एक को आदमी को आना, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना। मैं को जो थोड़ी बहुत मेरी कुछ कामयाबी जिंदगी में रही है, उसमें एक रीज़न ये था कि मैं स्कूल में था तो मैं उस वक्त बज़्म अदब का इंचार्ज था। मैंने मैट्रिक से पहले बहुत सारी किताबें जो है वो पढ़ ली थी। यानी आपको हैरान होगा कि वो बहुत अच्छी अच्छी किताबें जो हैं वो मैंने उस वक्त पढ़ ली। फिर इंग्लिश की जो मेरे वाले साहब ने स्पेशल ट्यूटर लेके, उस ज़माने में ट्यूटर का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, हमारी बहुत अच्छी बुनियाद दी। और स्पीकर पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग दी गई। ये बुनियादी चीज़ें हैं जो कि आगे, और उसकी मैं आपको ये मैं फिर अगेन मैं अपनी सेल्फ प्रेज में नहीं बात कर रहा। मैंने आज तक जितने इंटरव्यू में जहाँ भी मैं बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी नाकामी नहीं हुई। तो ये आपको आगे चल के आपको हेल्प देगा कि आप अपना स्किल सेट इम्प्रूव करें। स्किल सेट में स्पेसिफिक आपका प्रोफेशन का स्किल सेट, वो आपकी डायग्नोस्टिक्स हैं फॉर एग्जांपल मैंने बात की, उसमें आपकी स्किल सेट है। अगर आप लैब में काम करना चाहते हैं उसमें, अगर आप एनालिसिस की यानी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के सेक्टर में जाना चाहते हैं, खास करके नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर में, तो आपको जैसे एसपीएसएस का
वो है, सोशल सेक्टर की स्टैटिस्टिक्स है। और याद रहे कि ये मैं भूल गया कि जो मेरे अंदर एक बहुत बड़ी डेफिशिएंसी रही और आज तक आई एम ट्राइंग टू मेक इट अप, वो ये है कि हमारे अनफॉर्चुनेटली मैथ को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। मैं 9वीं जमात में था तो मैंने मैट्रिक में 100% स्कोर किया हुआ था, और मेरे टीचर ने ऊपर लिखा मेरे पेपर के कि दोस्त हु मेक इट टू द टॉप, ये जो बोर्ड के अंदर उनके 2 सर या 4 हाथ नहीं होते। यानी इतना मैं अच्छा था, लेकिन आगे चल के मुझे बायोलॉजिकल साइंसेज में मैथ नहीं पढ़ाया गया, स्टेटिस्टिक्स में हमारी कमजोरी रही। कॉलेज में हमें माइनर सा 1 साल का एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का, वो भी हमारे वेट पढ़ाते थे। सोशियोलॉजी थोड़ी सी पढ़ाई गई, लेकिन मैथ और स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, या ये जो इंटरनेशनल डोनर्स के साथ आप काम करना चाहते हैं। मैं जो मैंने काम किए उसमें एक स्लाइड ये भी थी, गालबन के वो शायद स्किप हुई है। तो उसमें मेरे पास यानी एक फील्ड वेटनेरियन रिसर्चर के तौर पे, पॉलिसी प्लानर के अलावा डिप्टी हस्बेंड्री कमिश्नर प्लानिंग कंसल्टेंट वर्ल्ड बैंक के साथ, यूएसएड के साथ, इसके अलावा और बहुत सारे इदारे जो हैं इंटरनेशनल, उनके साथ मैंने काम किया है। और जहां आपको कोई कमी रह जाती है और आप समझते हैं कि अब आपको कोई अपॉर्चुनिटी भी ऐसी नहीं है कि आप तरह क्रॉस फर्टिलाइज करें, तो आप इंटरनेशनल भी लोगों की सीवी अगर आप देखते होंगे, तो वॉलंटियरिंग जो है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। अपने आप को वॉलंटियर करें। मसलन ये एक वॉलंटियर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन वीएसओ है, उसका प्लेटफॉर्म है। उसमें यंग लोग भी जाते हैं, बड़े लोग भी जाते हैं। वेट्स बियॉन्ड बॉर्डर्स एक बहुत बड़ा अदारा है, जिसमें यंग और सीनियर वेटनेरियन जाके दुनिया में वो आपको करते हैं। उसमें कोई अपनी ज्यादा आपकी कंपनसेशन नहीं हो रही, लेकिन आपका नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपकी बेस बढ़ जाती है, आपका सीवी इंप्रूव करता है, आपके अंदर स्किल सेट इतना बढ़ जाता है कि आप अपने 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 मार्केट में जाके अपने आप को सेल कर सकते हैं। और असल में मैं ये भी कहूँगा कि जो आदमी मेहनत करता है, जो अपने पैशन के साथ अपने गोल को चेस करता है, और जो डिसहार्टन नहीं होता, उसके लिए स्काई इज द लिमिट। अब आखिर में जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, आई बी ग्लैड टू टेक दिस क्वेश्चंस। मैं यहाँ आपके शुक्रिया के साथ यहाँ अपना क्लोज करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। सर बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया माशाल्लाह। ये जो चीज़ें हैं सर, यकीनन हमें बुक्स में से नहीं मिल सकती, और मेरे लिए ये ऑनर की थोड़ी बात है। आवाज़ डॉक्टर साहब आपकी कम हो रही है। जी। क्या मेरी आवाज़ अब ठीक है? ये आप ठीक है, ये आप ठीक है, बोलिए। अच्छा, डॉक्टर साहब मैं ये गुजारिश कर रहा था कि बहुत शुक्रिया आपका। ये जो चीज़ें आपने बयान की, ये यकीनन हमें किसी बुक्स में से या किसी चीज़ों में से नहीं मिल सकती थी। आपने अपनी पूरी जर्नी बड़े मोहब्बत से तरीके से हमें सिखाई है, और मुझे यकीन है कि वो मेरे समेत मैंने भी बहुत कुछ लर्न किया इसमें से, और हमारे स्टूडेंट्स और हमारे फैकल्टी के लोग भी इसमें से वो यकीनन करेंगे। तो मैं एक इस वक्त गुजारिश करूंगा कि अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनका कोई क्वेश्चंस हो, तो वो माइक ऑन करके क्वेश्चन दे सकते हैं, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मेरे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फर्स्ट आई वुड रिक्वेस्ट टू आवर पार्टिसिपेंट्स इफ एनीबॉडी हैज़ एनी क्वेश्चन फॉर डॉक्टर पीरजादा साहब। सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो वीएसओ है उसके लिए आप इज इट कंपल्सरी कि आपको मूव ही करना पड़ता है कि आप लोकली भी अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर सकते हैं? जी, यहाँ पे आपका उनका लोकल चैप्टर भी है वीएसओ पाकिस्तान में। और उसमें बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं, आप फुल टाइम काम करना चाहते हैं, आप एक शॉर्ट टर्म के लिए अपने आप को कमिट करते हैं, या आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए कमिट करते हैं। नॉर्मली ये लोग जो अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है, उसमें ये ज़्यादा काम कर रहे हो, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में भी उनकी वॉलंटियरिंग हो। तो उसमें आप उनकी वेबसाइट वीएसओ की आप देखें, तो आपको बहुत सारे फ्रंटियर्स, उनका एक न्यूज़लेटर भी है, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन रेगुलरली आपके साथ आनी चाहिए। इस तरह वेट्स बियॉन्ड बॉर्डर्स है,
उनको आप देखें। और भी वॉलंटियरिंग के मसला मैं बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि जो CDC है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, आप लोगों को पता होगा USAID का बहुत बड़ा अदारा है। जैसे कि नेशनल हेल्थ सर्विस जो है बरतानिया के अंदर है, UK के अंदर, तो ये वहाँ पे से उनकी आजकल भी अगर आप उनको उनकी वेबसाइट खोलेंगे तो आपको मास्टर लेवल की फेलोशिप, आपकी PhD लेवल की फेलोशिप और आपकी वॉलंटियरिंग की आपकी जॉब जो है वो इंटरनेशनल जो वॉलंटियर्स और स्टूडेंट्स उनके लिए अवेलेबल है। तो ये डिग आउट करनी पड़ती है इंफॉर्मेशन। और इस तरह यानी ग्रेजुअली जैसे अब इतफाक से, चूंकि ये मैं मिस कर गया, लेकिन डॉक्टर हमाद चूंकि मेरे साथ हैं, तो हम एक जर्नल निकालते हैं कनाडा से, जिसका नाम है वॉइसेस अगेंस्ट टॉर्चर। और डॉक्टर हमाद भी मेरे साथ एसोसिएट, मैं उसका सीनियर एडिटर हूँ। मैं जो यहाँ बात बता रहा था, करना चाह रहा हूँ वो कि मैं टॉर्चर पे एक जर्नल है उनका, पाकिस्तान में हमने काम शुरू किया था, रिहेबिलिटेशन एंड हेल्थ एड फॉर टॉर्चर विक्टिम्स। तो उस पर काम करने काफ़ी सारी पब्लिकेशन भी हैं। तो मैं एक दफ़ा जो इस्लामाबाद का मेडिकल एसोसिएशन का चैप्टर है उसमें मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स मार्जिन ऑफ मीटिंग में मेरे अगेंस्ट के पास इकट्ठे हो गए। और तो उन्होंने पूछा, जी आपने कहाँ से किए, इसे किया हुआ, फलां से किया फलां। तो मैंने जब उन्हें बताया कि हम वेटनेरियन, तो दे वर टेकन टू सरप्राइज। तो बात ये था कि मैंने उन्होंने कहा जी कैसे है ये। मैंने कहा जी आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अगर एनिमल्स का आप सोशल बिहेवियर स्टडी करें तो आपको उसको रिलेट करें ह्यूमन से, तो आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। मसलन कि अगर एनिमल कैप्टिविटी में हो, मैं आपको पीकॉक की एग्जांपल ले लें, किसी और एनिमल्स की एग्जांपल है, तो एनिमल्स आर शाय ऑफ ब्रीडिंग। तो इसी तरह बहुत सी लेटेंट इन्फेक्शन जो होती हैं वो जब कैप्टिविटी में होते हैं तो वो उनके सामने आ जाती है। लाइकवाइज प्रिजन के अंदर जब इंसान होता है तो उसके अंदर लेटेंट इन्फेक्शन जो आ जाती है, उसका सोशल बिहेवियर चेंज हो। तो ये इस तरह की जो लर्निंग है ये आपको वॉलंटियरिंग के जरिए, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ नॉलेज के जरिए आपके। थैंक यू डॉक्टर। जी डॉक्टर हमाद बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर वाजिद पीरज़ादा साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर मैं मेरे पास सवाल तो नहीं है, लेकिन दो तीन छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं अपने लिए समझना चाहूँगा। वो ये है कि सर आपने जैसे आज वेटनरी साइंसेज का एक होराइज़न बिल्ड किया है, तो वो सिर्फ वेटनरी प्रैक्टिस नहीं है, यानी एनिमल की प्रोडक्शन और एनिमल को डिजीज़ मैनेजमेंट से बढ़ के आपने फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के साथ इसको लिंक अप किया है। और ये सर मैं जब अपने तौर पे ये देखता हूँ तो हमारा जो पैराडाइम है या हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो ज़्यादातर फोकस्ड रहता है सिर्फ एनिमल्स की प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड या एनिमल्स की डिजीज़ मैनेजमेंट के साथ। जब वो एनिमल मीट में या मिल्क में या एग्स में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, फिर उसको सिक्योर करना, उसको प्रोसेस करना या उसको अवेलेबल करना फॉर द कम्युनिटी, ये वाला सब्जेक्ट शायद हमारे प्रीव्यू से या बाहर चला जाता है या हम पता नहीं उस पर ऊपर फोकस नहीं रहते। मैं एक मिसाल दूं कि सर पाकिस्तान में अभी तक मैं सर्च कर रहा था, मुझे हेल्प कीजिएगा कि अगर कुछ ऐसा हो, हमारे पास अपना कोई बेबी मिल्क नहीं है, कोई ओल्ड एज के लोगों के लिए कुछ ऐसी न्यूट्रिशनल डाइट या सप्लीमेंट नहीं है जो हम अपने लोगों को दे सकें। तो ये क्या एरियाज़ ऐसे नहीं हैं जहाँ पे वेटनेरियन को अपने आप को एंगेज करना चाहिए? ज़रा इस पे अपनी ओपिनियन दीजिएगा सर। जी बिल्कुल सही, इसको मैंने टच किया है डॉक्टर साहब। और बड़ा अच्छा हुआ कि आपने इसे एक रिपीट करने के लिए कहा ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जी आज जहाँ आपको प्राइवेट पब्लिक सेक्टर श्रिंक होता हुआ नजर आएगा ग्लोबली भी, और वहाँ पे आपके लिए, जिस तरह मैंने कहा कि ये सिल्वर लाइनिंग है कि आपका जो वेटनेरियन है, टुडेज वेटनेरियन, उसका कैनवस जो है प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस से मुराद मेरी एनिमल सिर्फ हेल्थ और डिजीज नहीं है, उससे बियॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत बढ़ता चला रहा है। उसमें एक एरिया अगर आप पब्लिक हेल्थ को देखें, वेटनरी पब्लिक हेल्थ, तो उसमें यानी ये न्यूट्रिशनल हेल्थ जो है जिसकी तरफ आपने अभी इशारा किया, ये पब्लिक हेल्थ की डोमेन है कि जी आप उससे चेक करें कि क्या रीजंस हैं कि ये न्यूट्रिशनल हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं। उसे बेशक आप माइक्रो लेवल तक लेके जाएं, जिस तरह के आप लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेग्नेंट मदर्स के अंदर आप अनीमिया के इशू देख रहे हैं, जिंक की डेफिशिएंसी देख रहे हैं,
बच्चों के अंदर आप कैल्शियम के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। अच्छा, आई साइट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। तो वो क्या उनकी डाइट में क्या तब्दीली आई, और डाइट की क्वालिटी में क्या, यानी हम अमूमन फूड सेफ्टी को थोड़ा बहुत तो समझते हैं, लेकिन क्वालिटी के पास ये एक बड़ी थिन सी लाइन है समझने के लिए। मसलन आप एक बेबी मिल्क का फार्मूला देखते हैं, तो जिस तरीके से वो प्रोसेस हुआ, और उसमें आपने देखा कि वो एक सेफ प्रोसेस है, और वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, लाइक जो ग्लोबल स्टैंडर्ड जिन्हें हम कहते हैं, जैसे कि हेल्थ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का, या प्रोडक्शन लेवल पे आप देखते हैं गैप का, यानी गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस हों, या गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हों, गुड लैब प्रैक्टिसेस हों, वगैरह वगैरह, उससे गुजर के आके सेफ्टी आ गई। लेकिन क्वालिटी के एलिमेंट में ये भी है कि आपको कोई डिसेप्टिव फ्रॉड तो नहीं हो रहा, उसके जो कंटेंट्स दिए जा रहे हैं वो क्या उसके मुताबिक है ये। अब आप पाकिस्तान में मसलन जितना भी आपका दूध आ रहा है, आई एम अफ्रेड कि मैंने कम अज कम एक भी प्रोसेस मिल्क का ऐसा पैक नहीं देखा जो हैसिप सर्टिफाइड है। अब इंडस्ट्री के लिए हैसिप का स्टैंडर्ड जो है ना, वो बहुत सेक्रेट स्टैंडर्ड है कि आपने देखना है कि कोई क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जो है वो वहाँ से एस्केप तो नहीं हुआ, जिससे हैजिड जो है वो दूध के अंदर आता है। मसलन आपको पता होगा कि ये जब मैड काउ डिजीज आई थी, तो वहाँ पे जो वेस्ट के अंदर जो मीट मील वगैरह इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे जो उसका मीट रेंडरिंग प्रोसेस था, उसमें एक स्टेप जो है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का, वो टेम्परेचर का, वो जो है वो एस्केप हुआ, जिसकी वजह से उसकी डीनेचरिंग प्रोटीन की जो होनी है वो नहीं हुई, और उसने आगे जाके ब्रेन की ट्यूमर और बाकी चीज़ों को इम्प्लीकेट किया। तो ये सारे रोल जो हैं वेटनेरियन के हैं, यानी वो इस चीज़ को समझे कि जी आपने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, मिल्क क्वालिटी या मीट क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड जो है वो उसको इंश्योर कराना हो, और आपने ये देखना हो कि जी आप प्रोडक्शन को किस तरह आगमेंट करके ये जो गैप है, यानी जो इस वक्त इसकी न्यूट्रिशनल डेफिसिट जो है, उसमें हम किस तरह मेकअप कर सकते हैं, उसमें जाके इंडस्ट्री में आपका क्या रोल हो सकता है, जिससे मेरी मुराद वैल्यू चेन डेवलपमेंट की है। और वैल्यू चेन डेवलपमेंट इजी सेट देन डन, कि जी आपको पता होना चाहिए कि जी अगर आप कोई वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो उसके किस स्टेप पे कौन सा प्रॉब्लम आता है। अब पोल्ट्री सेक्टर को आप लीजिए, पाकिस्तान में पोल्ट्री सेक्टर में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई, लेकिन ये ग्रोथ अगर आप देखें तो ये मीट प्रोडक्शन के अंदर जो गैप था हमारा, अगर 60s के बाद की बात करें तो उसको मेकअप करते हुए ये आगे आया। और फिर वो ग्लोबल ड्राइवर्स होते हैं, बिग आर्म्स होते हैं सेलिंग के, जो चीज़ों को यहाँ बेचते हैं और वो करते हैं। लेकिन अब उसमें जहाँ आके इस सेक्टर को नुकसान पहुंचा, उसमें ये था कि जी हम वैल्यू चेन डेवलप नहीं कर सकते, और उस वैल्यू चेन के अंदर आपको सेंटर जो था वो आपका प्रोसेसिंग का होता है, और उसके इर्द गिर्द बाकी उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बाकी सारी सर्विसेज आनी शुरू हो जाती हैं। उसमें आपकी फीड की भी सर्विसेज आएगी, बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स भी आपके आ जाएंगे, और वो वैल्यू चेन जो आगे ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, सप्लाई चेन आ जाता है, वो सारा। लेकिन वो बुनियादी नहीं का, हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाती है, तो उससे ये सेक्टर की जो है ग्रोथ जो है उसमें रिजिलियंस आता है, सस्टेनेबल होती है। सस्टेनेबल प्रोडक्शन और सस्टेनेबल कंजम्पशन, ये दो करेंसीज हैं जो रिजिलियंस पैदा करती है। और फिर जो आदमी इसमें एंगेज होता है लर्निंग बाय डूइंग, उसको जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है वो उसमें करेक्टिव मेजर्स लेता है। लेकिन हम इस सेक्टर में कोई नहीं ला सके। आज जो अनफॉर्चुनेटली जो स्टाइल मेट है सेक्टर के अंदर आ गया, आपको पता है, वो डाइवर्सिफाई ना करने की वजह से, मसलन शुरू में ये हो सकता था कि आप सिंपल पोल्ट्री जो है, अगर आपके पास डीफेदरिंग मशीन है, हॉट एंड वाटर की सप्लाई है, तो आपके आउटलेट्स जिसमें आपका कूल चेन एस्टेब्लिश है, उसमें प्लस क्योंकि अपनी एस्थेटिक वैल्यूज देखते हुए आप उसको एस्टेब्लिश कर सकते थे, और ग्रेजुअली आप मेन प्रोसेसिंग सेक्टर में। अब आप अगर एक्सपोर्ट सेक्टर में जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट सेक्टर में जाने के लिए आपके पास आपको आपने चूंकि टाइम की इंटरेस्ट में मैं अनफॉर्चुनेटली बात नहीं कर सका, लेकिन आपको देखते हैं कि जी फुट एंड माउथ डिजीज की वजह से कभी हम पे बैन लगा, कभी एवियन इन्फ्लुएंजा का इशू आ गया,
बॉर्डर कंट्रोल ऑफ डिजीजेस की वजह से। इस तरह जो हेल्थ एंड हाइजीन के स्टैंडर्ड्स इतने स्ट्रिंजेंट हैं कि आपको बॉर्डर कंट्रोल पे आपकी कंसाइनमेंट्स आपकी रिजेक्ट हो जाती हैं, जिसकी बहुत बड़ी कास्ट हो। तो आपको जब तक इस प्रोसेस को आप विगरसली परस्यू नहीं करते, वैल्यू चेन डेवलपमेंट और उसकी उस लेवल पे फाइनेंसिंग एश्योर नहीं करते, तब तक ये सेक्टर डेवलप नहीं हो सकता। मैं अभी देख रहा था कि ये जो नए आपके लिए एवेन्यूज होते हैं उनको समझना बड़ा है। अभी पाकिस्तान में एक ग्रीन इनिशिएटिव लिया गया और मैं देख रहा था कि वहाँ पे कहा गया कि जितने 1000 फ्रीजियन एनिमल्स पाले जाएंगे और इतनी की फैटनिंग की। इससे पहले पिछली एक गवर्नमेंट में कुछ एक कटा पाल स्कीम होगा, और अब अनफॉर्चुनेटली ब्यूरोक्रेसी के अंदर मैंने काम किया है और सीनियर लेवल पे काम किया है। वो ओल्ड वाइन एंड न्यू बॉटल, ये पुरानी चीजें बहुत बीटन लाइंस हैं। आप देखें तो आपको 60s में, 70s में, 80s में इस तरह की चीजें बताई गई। लेकिन जो चीज करने वाली है कि जी आपके पास एक प्राइमरी प्रोडक्ट है, जिसे आपकी एक नेचुरल एंडाउमेंट है, नेशनल हार्ट का साइज ये है, उसमें आप वैल्यू करें, आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड लाइफस्टाइल सेक्टर को डेवलप करें, उसको स्टैंडर्ड इकोनॉमी के साथ आपकी उसकी एडहेरेंस को इंश्योर करें। आज दिस इज एन एरा ऑफ स्टैंडर्ड इकोनॉमी। हर चीज को स्टैंडर्ड से मेजर किया जाता है। आप कपड़े की कटिंग है तो लेजर से की जाती है, उसकी मेजर। एजुकेशन में जाते हैं, ऑयल्स है, जूस, मतलब है कि ये कोई सेक्टर ले रहे हैं स्टैंडर्ड्स के बगैर ऑपरेट नहीं कर सकते। तो आप वो पुरानी उस सेटअप में रह के आप ग्रो नहीं सकते। ये हमारी अनफॉर्चुनेटली जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो एक इकोनॉमिक्स में टर्म में इस्तेमाल होती है प्रोटेक्शन की। तो आप रेंट सीकिंग बिहेवियर आपके अंदर आ जाता है कि जी आप प्रोटेक्टिव एटीट्यूड में चले जाते हैं कि जी हमें ये सब्सिडी मिल जाए, ये मिल जाए। उसका नतीजा क्या होता है कि आपके अंदर जो स्टिमुलस बाहर से मार्केट को compete करने का फॉर डेवलपिंग कॉम्पिटेंस इन कम्पेटिटिवनेस, वो आपके अंदर नहीं आ पाता। और उसकी वजह ये होता है कि जी आप दुनिया से बहुत पीछे रह गए। आपको मैं यहाँ एज ए पासिंग रेफरेंस बताऊं कि हमारे पास इतना बड़ा टेक्सटाइल सेक्टर था, लेकिन वो प्रोटेक्शन की वजह से कि आज सब्सिडी दो, ये टैरिफ में ये कंट्रोल कर दो, ये बैन कर दो, ये वो कर दो, आज नतीजा ये हुआ कि जी बांग्लादेश जिसमें यानी मिलीग्राम ऑफ लिंट कॉटन प्रोड्यूस नहीं करता, वो हमसे बहुत आगे है। रेडीमेड गारमेंट्स भेज रहा है, हांगकांग में नहीं पैदा होता, इंडोनेशिया में नहीं पैदा होता, और हमारी इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट हो रही है। इस तरह आपका शुगर कैंसर ये पोल्ट्री के साथ हुआ। तो ये एटीट्यूड, रेंट सीकिंग एटीट्यूड छोड़ के आपको अपने आप को यानी जो नए फ्रंटियर्स हैं को एक्सप्लोर करके इंटरनेशनल मार्केट को compete करना है। इफ़ यू वांट टू सेल ऑन द मार्केट प्लेस, उसके लिए आपके लिए competitive होना ज़रूरी है। और उसके लिए बॉटम लाइन जो है वो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है। जब तक आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम नहीं करते, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, दुनिया में कम्पीट नहीं कर सकते। इसके लिए वेटनेरियन को एक बहुत बड़ा रोल अदा करना है अपने सेक्टर में कि वो स्किल सेट लेके आए जिसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है कम। थैंक यू। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। आपका माशाल्लाह मैं कहूँगा कि ओशन की तरह नॉलेज है और रिवर की तरह ये बिल्कुल शफाफ तरीके से वो फ्लो कर रहा है नॉलेज। तो मेरा दिल चाहता है मैं आपको सुनता रहूं, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट है। तो मैं सर इसको सम अप करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम एज एन फैकल्टी या एज एन स्टूडेंट्स आप कोई बड़े होने के नाते हमें पीस ऑफ एडवाइस देना चाहें मे बी एक आध मिनट में, तो व्हाट वुड दैट बी? उसके बाद हम जी इसको क्लोज करेंगे सर। जी डॉक्टर साहब, मैं ये भी एक बताऊं कि मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में, जिसे नीपा और सिविल सर्विसेज एकेडमी और आजकल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। कई 21 से 22 में जाने वाले जो आपके ऑफिसर्स होते हैं वो एक आध दिन के मेरे स्टूडेंट्स भी रहे हैं। मैं फातिमा जिन्ना वीमेन यूनिवर्सिटी में मैंने 5 साल इकोनॉमिक्स ऑफ प्रोडक्शन इन स्पोर्ट पढ़ाई है एज ए विजिटिंग फैकल्टी। इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फॉर लाइफ फॉर्म्स पढ़ाया है। मैं बहुत सारे इंटरनेशनल अदारों के साथ इसमें एसोसिएट हूँ एज ए मास्टर ट्रेनर के तौर। मेरी ये गुजारिश होगी एक तो कि ये आप अपने जो मुझे पता चला है कि माशाल्लाह झांग कैंपस जो है, मेरी ख्वाहिश है, आई हैव एन अर्नेस्ट डिज़ायर कि मैं आपको विजिट भी कर सकूं, कि आपको जो भी अवेलेबल रिसोर्स होता है, मसलन आपके बायोकेमिस्ट्री में, बायोफिजिक्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर, बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर,
पब्लिक हेल्थ के हवाले से उनकी की क्रॉस फर्टिलाइजेशन का ज़रूर आप एहतमाम कीजिए, अगर विजिटिंग फैकल्टी की कोई आप अपॉर्चुनिटी है। वरना कम अज़ कम आप ये कर सकते हैं जो अभी आपने किया, और आई मस्ट अप्रिशिएट, और मेरे कम्प्लीमेंट्स हैं आपके लिए, ये जो आपने ये वेबिनार की सीरीज शुरू की हुई है। तो इस तरह के अरेंजमेंट करके वो दूसरे लोगों को आप इनवाइट करें, मसलन इन्वायरमेंट का बंदा आके आपको बताए कि जी इन्वायरमेंट का और डीजल हेल्थ का क्या आपस में इंटरफेस क्या बनता है। मसलन मैंने एक टर्म इस्तेमाल की थी डिजीज इकोलॉजी। जब आपके अंदर क्लाइमेट चेंज आएगा, अब ये बहुत ज़्यादा टाइम डिमांड करता है कि क्लाइमेट चेंज की लाइफस्टाइल सेक्टर के लिए क्या इम्प्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल अगर ड्राउट आ रहा है तो आपको वो जानवर उस इलाके में रेस करने हैं विच कैन इकोनोमाइज वाटर यूज, जिस तरह के आपके पास एनिमल अपना कैमल है और डेयरी कैमल को फॉर एग्जांपल आपको प्रमोट करना है। आपके यहाँ जहाँ फ्लडिंग आती है तो वो जो कि ज़्यादा पानी के अंदर जो चीज़ें एनिमल जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, जिनके अंदर रिजिलियंस और रेजिस्टेंस है। लेकिन साथ साथ आप देखें कि अगर जहाँ पानी आ गया, यहाँ ड्राउट आ गया, वहाँ किस किस्म की नए पैथोजन जो है उनके लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होती है। तो इसको समझने के लिए आपको एनवायरनमेंट का और एनवायरनमेंट या किसी भी फेज में समझने के किस चीज़ को समझने के लिए फार्मर के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। मैं एविडेंस बेस्ड डायग्नोसिस की बात कर रहा था कि आपने प्रिजेंटिव से शुरू किया, आप एविडेंस बेस पे आए, तो उसके जो बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें बुनियाद एक तो यह है कि जी आपने वट एवर रेलिवेंट और क्वालिटी का एविडेंस लैब बेस्ड हो या वो आपको मिल गया। लेकिन साथ साथ आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो फार्मर्स से मिलती है। तो फार्मर्स के अंदर एक फोक विजडम होता है बीमारियों के मुतालिक उनको बहुत। मसलन अगर आप थर पार्कर के अंदर चले जाएं तो थर का जो बंदा है वो विंड डायरेक्शन से बता देता है कि अगर शुमाल से हवाएं चल रही हैं तो इस दफ़ा प्रेसिपिटेशन बारिशें कितनी होंगी, और वो 2 फसल ले पाएगा या 1 फसल ले पाएगा। और उनके अंदर बिलों के अंदर से जब ये चूंटियां निकलनी शुरू हो जाती हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि शावर करीब है, और उसके लिए वो जानवरों की मूवमेंट उसके मुताबिक एडजस्ट करते हैं। सांप जो है वो दरख्तों से लटकने शुरू हो जाते हैं लाइक वाइज। तो ये बेसिकली आपको मॉडर्न साइंस को, फोक विजडम को आपको वेड करना होगा। उससे एक आपको एक लीड मिलती है प्रिजेंटिव डायग्नोसिस, जिसको आप फिर कंफर्मेटरी डायग्नोसिस में जाने के लिए लेबोरेटरी की तरफ जाते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री की आप देखें, मैंने बात नहीं की यानी जो पैथोफिजियोलॉजी है। अब जब हम कॉलेज के स्टूडेंट में मैं स्टूडेंट था तो मैं बहुत लकी लोगों में मेरी क्लास शामिल थी कि जिसमें बड़े ही मैं कहूँगा कि हाई स्टेचर के प्रोफेसर थे, जिनमें कई लोगों को आपको नाम भी नहीं पता। डॉक्टर असलम कुरैशी से मैंने फिजियोलॉजी पढ़ी है, और व्हाट एन ओरेटर, और उनके अंदर जो एलोकेंसी थी और जो अपने सब्जेक्ट पे अबूर था वो जल्दी ही हमारी ही क्लास में पढ़ा रहे थे। तो कनाडा चले गए, वहाँ प्रोफेसर एमेराइटस हुए। डॉक्टर इरफान जो कि पैथोलॉजी में बहुत बड़ा नाम है, डॉक्टर मंसूर कुरैशी साहब से एनिमल प्रोडक्शन हमने पढ़ी, डॉक्टर अल्ताफ शेख से हमने पैरास्टोलॉजी से, और मैं कई कितने नाम हूँ आपके सामने। तो ये सब लोग जो हैं यानी अपने अपने सब्जेक्ट में अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन थे। इस तरह के लोग आज भी आपको मिलते हैं। आप रिटायर्ड लोगों को बुला के और बहुत सारी इन चीज़ों में, मसलन मेरे एक टीचर्स में से एक टीचर डॉक्टर मजहर जो है वो पाकिस्तान के पायनियरिंग हैं, जिन्होंने सर्जिकल स्किल्स में बच्चों को ट्रेन किया। तो आजकल सर्जिकल स्किल्स की बहुत डिमांड है जिसमें हम बहुत डेफिशिएंट होते हैं। तो अगर जो प्राइवेट प्रैक्टिस में जाना चाहता है इन लोगों को आप बुलाएं। और बाहर से लोगों के, मैं बहुत खुश हूँ कि डॉक्टर एजाज रशीद हमारे यंगर वेटनेरियन हैं, जिन्होंने बड़ी काविश और मेहनत से अपना यूएसए के अंदर मकाम बनाया, अपना हॉस्पिटल बहुत बड़ा रन कर रहे हैं। वहाँ के लोग उनके वेटनेरियन एम्प्लॉय हैं और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे अपना वो हॉस्पिटल रन कर रहे हैं। वो आपके लोगों को वॉलंटरीली आपको सर्विस दे रहे हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे और हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो मसलन हमारे एक जूनियर कॉलीग डॉक्टर जहीर इकबाल, वो कनाडा के अंदर फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन सर्विस में है। वो इसमें काफ़ी सारी आपको ये फूड सेफ्टी के एरिया में क्या लैब बेस्ड एविडेंस बेस्ड जो अप्रोच है, तो किस तरह
उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, उसका नॉलेज मैनेजमेंट क्या है वो सारा आपको बता सकते हैं। उनकी मिसेज शी इज PhD इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का जो लोग जहाँ वैक्सीन प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, लैब वर्क में जाना चाहते हैं, एकेडेमिया में रिसर्च में जाना, वो उसका इंटरफेस आपको, तो इन लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं और उनकी आप क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है आप नॉलेज की ले सकते हैं। और अगर इसके मतलब कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आई बी ग्लैड टू आंसर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, चूँकि टाइम जो है हमारे जो नॉर्मल टाइम था उससे भी हम कोई 15 मिनट ऊपर चले गए हैं, लेकिन आपकी बातें बड़ी कीमती हैं। मैं सर 2-3 चीज़ों को लेके फिर सम अप कर रहा हूँ। एक तो सर मैं आपके बिहाफ पे, अपने फैकल्टी और स्टूडेंट्स के बिहाफ पे थैंक यू वेरी मच। ये लफ्ज़ छोटा है लेकिन सर हम दिल से आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, देते रहेंगे, क्योंकि आप बड़े हैं और आप जिस तरह से हमें लीड कर रहे हैं। इसमें सर 2-3 चीज़ें मैं जो कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, वो सर ये है कि एक तो आप ना सिर्फ खुद, बल्कि आपने जितने नाम लिए हैं जो हमें एज ए रिसोर्स पर्सन, कल को हमें एज एन वेबिनार या इन पर्सन आप खुद भी जहाँ तशरीफ़ लाएं तो मेरे लिए ऑनर की बात होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा सर जब टाइम निकले आपके पास। और जो जो दोस्त हैं मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हम अपनी अपकमिंग जनरेशन को कुछ विजन दे सकें और उनको कुछ स्किल्स दे सकें। और वो सर हम सिर्फ किताबी बातों के लिए नहीं, बल्कि करिकुलम में बढ़ के कुछ, एक सर मेरे ऊपर इल्ज़ाम है कि शायद मैं स्टूडेंट्स को चाह रहा हूँ कि वो बाहर फ्लाई कर जाएं, पाकिस्तान की बजाय वो आइट्स करें और नेवले करें और बाहर की दुनिया में जाएं। तो दो, मैं ये समझता हूँ कि ये भी ज़रूरी है। अगर कोई स्टूडेंट, एक जैसे एजाज रशीद साहब का नाम ले रहे हैं, मल्टीपल लोग हैं जिनका नाम लिया जा सकता है जो यूएस में या कनाडा में माशाल्लाह सेटल हैं, वो और पाकिस्तानी फैमिलीज़ को भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर मैं इन्हीं अल्फाज के साथ हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, हमारे वाइस चांसलर साहब की तरफ से, प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद की तरफ से सर, और मेरी ज़ाती तरफ से, मैं एज एन प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सर अपनी यादों में भी और अपने मोहब्बतों में भी हमें याद रखिएगा। लिखते पढ़ते हुए भी सर, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह हम इन कनेक्शन रहेंगे। और आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं या आपका जो विजन और जो चीज़ें आपने बताई हैं, इंशाल्लाह इसको हम अपने सिलेबाई में भी और अपनी फैकल्टी में भी इनकलकेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू बहुत ऑल बहुत ऑफ यू। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, मैं आपको मशकूर हूँ और फॉर गिविंग मी ये लिसनिंग ईयर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। तो मैं अपने जो पार्टिसिपेंट्स थे, डॉक्टर हमाद हाशमी साहब, अब्दुल्ला सबूर साहब, मोहम्मद फैज़ान साहब, इन सब का भी बहुत शुक्रिया। और ये इंशाल्लाह कल सुबह हम इसको यूट्यूब पे भी ऑनलाइन कर देंगे, मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। द वेबिनार इज़ एडजर्न। थैंक यू वेरी मच। थैंक अस्सलाम यू, वालेकुम वरहमतुल्लाहि अल्लाह वबरकातुहू। हाफिज़।